हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको और आपके परिवार को और जितने भी आपके बंधु हैं सभी को हमारे देव जीके ट्रिक परिवार की ओर से सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सभी को हमारी तरफ से जो भी आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग अच्छे से दशहरे को मनाइएगा, अपने दोस्तों से मिलिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हिंदी की जो क्लास होती है वो डेली आपके कह सकते हैं रात 8:30 बजे होती है, जो कि आपके यहाँ पर टाइम फिक्स है। नोटिफिकेशन आए या ना आए ये क्लास आपकी हमेशा चलती है। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात या आपका कोई त्यौहार हो, इस क्लास से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्लास आपकी हमेशा होती है, ठीक है। तो सभी लोग दशहरा भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाइएगा, लेकिन इस क्लास को आप मत छोड़िएगा, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर अभी जितने लोग जुड़े हैं सभी को हमारी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट किस हिसाब से हमने आपको बताया था कि 150 प्रश्न है आपके किसके, आपके हिंदी साहित्य के। तो ये आपका तीसरा पार्ट है और आज जो कि आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि ये अगर आप कवर कर लेंगे तो जितने भी आप वीडियो देखते हैं मिलने वाले जितने भी प्रश्न आपको हिंदी साहित्य के होंगे वो आपके सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को बहुत बहुत, सभी को जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ाई पर फोकस कर लेते हैं। कह रहे आपसे कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार लेखक हैं। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार लेखक कौन हैं? यहाँ पर जवाब देना है और काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। ये आपके हैं गरसादात तासी, ठीक है। जो कि हमने आपको पहला प्रश्न जब बताया था, पहले प्रश्न में ही आपको ये पॉइंट बताया गया था, है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। याद रखिए हिंदी साहित्य की भूमिका दिया है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार प्रकाशित हुआ था। देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ये पहली बार जो आपका प्रकाशित हुआ था, राइट आंसर आपको बताना है। और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो कि रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? आदिकाल की समय सीमा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और आपकी कह सकते हैं 13वीं सदी के बीच में ही आपका था। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो आपका दिया गया है कौन आपका ए नंबर, जो आपका ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका 104 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल सही है। याद रखिए आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। इस प्रकार से राइट आंसर आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पौम चरित्र के रचयिता कवि कौन है? देख लीजिए पौम चरित्र, और इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से आपको बताया था। यहाँ पर पौम चरित्र बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। पौम चरित्र के जो रचयिता हैं वो आपके स्वयंभू हैं। कौन आपके हैं? स्वयंभू हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिए पौम चरित्र जो आपका पहला ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ग्रंथ है, ठीक है, पहला ग्रंथ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ढोला मारू रा दूहा किसकी कृति है? ढोला मारू, ढोला मारो रा दूहा जो आपका है ये किसकी कृति है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपके कुशल लाभ का, किसका है? कुशल लाभ का है ढोला मारू रा दूहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बीसल देव रासा, यहाँ पर रासो होगा, बीसल देव रासु यहाँ पर कह सकते हैं रासो का प्रधान रस है। बीसल देव रासु यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्रधान रस है वो आपका श्रृंगार रस है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है
कि नरपत नाल की रचना कौन सी है। नरपत नाल की रचना आपकी कौन सी है। राइट जवाब देना है, राइट जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर 109 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपका डी नंबर है बीसल देवरासो। ठीक है, नरपत नाल की रचना कौन सी है, तो आपकी बीसल देवरासो है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपके कौन थे। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बार हमने पढ़ाया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि भरतेश्वर बाहुबली रासो को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है। देख लीजिए, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, भरतेश्वर बाहुबली रासो। और इन्हें कह सकते हैं हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है। ये माना है आपके ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रासो को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। इजी क्वेश्चन आपके लिए है। खड़ी बोली हिंदी के पहले आपके कवि हैं, ये आपके कवि हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है। जो आपका रासो शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति है वो किससे माना है, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, रासक से माना है। याद रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, तो रासक से माना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आह्ला खंड किस वीरगाथा काव्य का दूसरा नाम है। आह्ला खंड, जो आह्ला खंड है ये कह सकते हैं किस वीरगाथा काल का दूसरा नाम है। यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका बी नंबर, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आपका आह्ला खंड, जो कि आपके वीर गाथा काल का है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है। संत कवि, देखिए संत कवि में आप देख सकते हैं कि आपके जो आपके दिए हैं, आपके यहाँ पर कबीरदास, गुरु नानक, रैदास और आपके ईश्वरदास। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो आपने हमेशा कबीरदास संत हैं, गुरु नानक संत हैं, रैदास आपके संत हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ईश्वरदास ये संत कवि नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कुतुबन की रचना का नाम बताइए। हमने आपको सेकंड वाली वीडियो में बताया था कि कुतुबन की रचना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। 106 का जवाब देना है। 106 का जवाब बिल्कुल सही है, ये मृगावती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मृगावती या आपके कुतुबन की रचना है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से जायसी का ग्रंथ कौन सा है। जायसी का ग्रंथ, तो जायसी में आप लोगों ने देखा होगा कि आपने पद्मावत पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने पद्मावत पढ़ा होगा, है ना, लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और कुछ लोगों ने अखरावट भी पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि ये जो आखिरी कलाम है ये भी इन्हीं की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी नंबर। ये जो आपके पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये सभी आपके कह सकते हैं जायसी के ही ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जायसी का जीवन काल है। जायसी का जीवन काल जो आपका है ये आपका कह सकते हैं कब से कब, तो आपकी 1492 से 1542 ईस्वी तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। देख लीजिए, पद्मावत महाकाव्य, और ये किस भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह आपके अवधी भाषा में लिखा गया। याद रखिए, पद्मावत किस भाषा में, तो आपकी अवधी भाषा में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता आपके कौन हैं। रचयिता आपसे पूछा है, और राइट आंसर आपका बताओ जी क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको जवाब हो जाएगा आपका नूर मोहम्मद। देखिए, नूर मोहम्मद ये आपके अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं, नूर मोहम्मद, याद रहेगा। चलिए अगला है कि उर में माखन चोर अड़े। उर में माखन चोर अड़े पंक्ति इनमें से किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है वो आपकी किस कवि की है, जवाब देना है। और राइट आंसर आपका 121 का जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर, ये आपकी सूरदास की है। याद रखिए, पंक्ति का नाम है उर में माखन चोर अड़े, ये आपकी सूरदास की पंक्ति है। याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तुलसीदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तुलसीदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए 122 नंबर, तो यहाँ पर देखिए कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये तो हैं, लेकिन यहाँ पर सही जो आपकी हो बिहारी के हैं।
हमने आपको बताया था बिहारी की सतसई, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके कह सकते हैं सी नंबर, ये सतसई आपकी तुलसीदास का नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 123 का जवाब बनेगा, 123 का जवाब बनेगा यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होता है आपका रीतकाल, ठीक है, रीतकाल। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट ये भी आए थे पिछले पार्ट में कि यहाँ पर सर जो कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में अब नहीं आते हैं। भैया आप उठाकर कॉपी देख लीजिएगा, जब हम आपको 150 प्रश्न आपको पढ़ाएंगे, 150 पढ़ाएंगे तो भैया 150 प्रश्न आपके अलग अलग प्रैक्टिस सेट में आएंगे ना। अब हम एग्जामिनर तो है नहीं कि 150 प्रश्न आपको उठा के एक ही प्रैक्टिस सेट में दे दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सब प्रश्न, और ऐसा भी तो है ना कि आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आगे एग्जाम में मिल सकते हैं। हमारा फर्ज होता है पढ़ाना, और आगामी पेपर को देखते हुए जैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, प्रयास हमारा यही रहता है। और एग्जामिनर होंगे तो भैया पेपर लीक करा देंगे, आप लोग पास हो जाओगे, है ना। लेकिन भैया यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, ताकि जब आप किसी चेयर में बैठो, जिस उस स्थिति में बैठो, उसकी वैल्यू समझो। क्योंकि जो पैसे से जाता है ना, वो उस पोस्ट की वैल्यू नहीं समझता है, उसको तो वही पैसा चाहिए जो उसने दिया था, और पैसे लेके फिर क्या होता है, वो दूसरे से पैसा लेना शुरू कर दिया है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छी से पोस्ट में जाइए और करप्शन को ख़त्म करिए। हाँ, एक लोग करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी लोग योग्य हो जाएंगे, सभी योग्य बैठ जाएंगे, तो 100% करप्शन आपका खत्म हो सकता है। पूरी तरह से कभी नहीं खत्म होगा, इंडिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कबीरवाणी के डिटेक्टर थे, कबीरवाणी के डिटेक्टर थे, ये आपकी जो आलोचक है, ये कथन जो आपका है किस आलोचक का है। तो 124 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। लोकनायक वही हो सकता है, लोकनायक वही हो सकता है, ये जो आपके है किसकी है। 125 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपके है किसका, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। द्वैतवाद, द्वैतवाद दिया है, द्वैतवाद, और द्वैतवाद के हो जाएंगे आपके सी नंबर, मध्वाचार्य हैं। कौन आपके, तो मध्वाचार्य हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 126 का यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। इसको हमने आपको बताया था कि रामचरितमानस जो आपका है, ये कह सकते हैं इसमें से सोपान वर्ड बोल दिया जाता है, कितने भाग हैं, कितने खंड हैं, कितने सोपान में बांटा गया है ना। तो 127 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर, सही है, आपका ए नंबर हो जाएगा, 7 खंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है। देख लीजिए रामचरितमानस में कौन सा कांड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है कहाँ से, तो आपके बालकांड, अरण्यकांड, लवकुश कांड और आपका किष्किंधा कांड। तो रामचरितमानस में याद रखिएगा कि यहाँ पर बालकांड भी है, अरण्यकांड है और आपका किष्किंधा कांड है, लेकिन लवकुश कांड ये रामचरितमानस में नहीं है। आप पढ़कर देखिएगा, तो हो सकता है आप पहली बार ये प्रश्न पढ़ रहे हों तो थोड़ा सा अचंभव आपको लगा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 128 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे भ्रमर गीत सार किसकी कृति है। भ्रमर गीत सार, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी आया था लेकिन थोड़ा सा घुमा के आया है। यहाँ पर याद रखिए कि भ्रमर गीत सार जो कृति है वो आपके सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के कुछ विशिष्ट पदों का संकलन है, जो कि संपादक कह सकते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अनेकार्थ मंजरी के रचयिता जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है। इसको भी हमने पढ़ाया है, अनेकार्थ मंजरी, और अनेकार मंजरी दिया, अनेकार्थ होता है, तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता हैं या आपके कौन हैं, तो आपके नंददास हैं। याद रखिए यहाँ पर आपका थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, तो आपको बता दे रहे हैं नंददास, ठीक है। कौन आपके, तो आपके नंददास थे, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, कर आपसे कि संतन को कहा सीकरी 100 काम, यह पंक्ति किस कवि की है। संतन को कहा सीकरी 100 काम, ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है ये आपकी है 131 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये कुंभन दास की है। किसकी है, कुंभन दास की है। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा था।
रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा था? या 132 का जवाब देना है, 132 का जवाब देना है। तो ये आपके हैं आपके बिहारी जी। कौन है आपके? तो बिहारी जी हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? देख लिए घनानंद की प्रेमिका का नाम, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया भी था कि सुजान नाम था उनकी प्रेमिका का नाम। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। ये लड़की है, लड़का नहीं है, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? रीत सिद्ध, इनमें से कह सकते हैं रीत सिद्ध कवि जो आपके हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ये आपके हो जाएंगे आपके कौन? तो आपके बिहारी, ठीक है, बिहारी हो जाएंगे। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न आपका है। यहाँ पर 135 का जवाब बनेगा। यहाँ पर आपका ये नंबर, ये आपके हैं केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन थे? रचयिता कवि कौन थे? शिवराज भूषण के रचयिता कवि, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो शिवराज भूषण के रचयिता कवि जो आपके हैं वो आपके हैं, सभी का जवाब देना है, बिल्कुल सही है, शिवराज भूषण आपके भूषण, ठीक है। तो 136 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पद्माभरण है, पद्माभरण जो आपका है ये आपका है क्या? ये जो आपका है ये आपका अलंकार ग्रंथ है। क्या है आपका? अलंकार ग्रंथ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन ग्रंथ केशव का नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? देख लिए केशव का, तो आपके देखिए रामचंद्रिका भी बताया है, वह विज्ञान गीता भी है और आपका कपिरिया है। लेकिन वहीं पर आपका जो आंसू है ये आंसू आपके केशव का नहीं है, आपके जयशंकर का है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कह सकते हैं आंसू केशव दास का नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गंगा लहरी के रचयिता कवि हैं? गंगा लहरी दिया है, गंगा लहरी है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि इसके पहले आपने सूरदास को भी पढ़ा था। सूरदास ने जो लिखी थी वो आपकी कह सकते हैं उनकी थी आपकी साहित्य लहरी। याद रखिएगा, सूरदास की जो थी वो साहित्य लहरी थी, ये दिया है आपकी गंगा लहरी, है ना। तो गंगा लहरी आपका 139 का जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ये आपकी पद्माकर जी की है, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ से डाउट क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अलंकार ब्रह्म भजन नामक रीत ग्रंथ रचयिता हैं? अलंकार ब्रह्म भजन नामक रीत ग्रंथ के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? तो ये हैं आपके ग्वाल कवि। कौन है आपके? ग्वाल कवि हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? यहाँ पर 141 का जवाब क्या बनेगा? 141 का जवाब, तो कलम प्रेमचंद की जीवनी ये लिखी गई है आपके कलम का सिपाही के नाम से, ठीक है। किस नाम से? कलम के सिपाही के नाम से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनामिका के रचयिता हैं? अनामिका के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन? तो आपके कौन? निराला जी हैं। याद रखिए, अनामिका के रचयिता आपके कौन हैं? तो आपके निराला जी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से छायावादी महाकाव्य है? देखिए, छायावादी महाकाव्य की बात किया है, महाकाव्य की बात किया है, तो जवाब आपका क्या बनेगा? तो कामायनी। कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद किस युग से हैं? आपके छायावाद से। तो छायावाद का काव्य कौन हुआ? जो आपके कामायनी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है? राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है, यह आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 144 का जवाब क्या बनेगा? देखिए, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, साकेत, है ना। साकेत के बारे में बताया। साकेत का अर्थ क्या होता है? हमने बताया था ना, अयोध्या नगरी, जिसमें से आपके कह सकते हैं राम जो हैं, है ना, तो राम जन्मभूमि, वहाँ पर आपके कह सकते हैं लक्ष्मण के और कह सकते हैं उनकी पत्नी का वियोग का वर्णन हमने पिछली वीडियो में बताया था अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, प्री प्रवास ये कह सकते हैं राम कथा पर आधारित आपका महाकाव्य नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन बनेगा? यहाँ पर आपका सी वाला आपका बनेगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गोदान के लेखक हैं? गोदान के लेखक हैं? गोदान के लेखक 145 का जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ये आपके प्रेमचंद हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि कफन कहानी के लेखक, कफन कहानी के लेखक आपके कौन हैं? 146 नंबर, 146 नंबर।
तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन डी आपके प्रेमचंद है। कौन आपके? प्रेमचंद है। आपके नंबर कोई काट नहीं सकता है, ठीक है, याद रखिए। हिंदी साहित्य अगर आपकी कवर है तो आपकी हिंदी अगर कवर है आपकी हिंदी साहित्य तो कोई नंबर काट नहीं सकता है, फुल में फुल आप क्वेश्चन करके आएंगे। अगला है कि अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा जो आपकी है आपके डॉक्टर नागेंद्र की है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की आत्मकथा का एक भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपके हरिवंश राय बच्चन की है, जो कि आत्मकथा है, मतलब खुद लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे कि मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है? मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपकी त्रिलोचन जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि 2014 में किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? देखिए 2014 के बाद किया गया है और ये दिया गया था आपकी केदारनाथ जी को, ठीक है। किसको दिया गया था? केदारनाथ जी को दिया गया था। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, टोटल हमने बताया भी था, महत्वपूर्ण बताया था, 2019 को बताया था, ठीक है। तो कुल मिला के हमने बताया था कि आपके 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न आपके कवर हुए हैं। इसके पहला पार्ट जो था, ठीक है, 2 पार्ट कवर कर, मतलब कैसे कि इसके पहले दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा जो भी आप नए हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य के लगभग क्वेश्चन देख सकते हैं कि 150 में 100 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और 50 प्रश्न आपके एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले एग्जामों में हो सकता है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो एक एग्जाम के लिए पर्सनल नहीं होता है, सभी एग्जाम के लिए लगभग होता है, ठीक है ना। पर्सनल जो क्लासें होती हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई जूनियर असिस्टेंट की या कह सकते हैं पीसीएस की या आपके आरओ की या आपकी जेल वार्डन की या हाई कोर्ट की जो भी चलती है उसकी स्पेशल क्लास आपकी चला देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका कवर किया है। आज की हम ये नहीं पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि हिंदी साहित्य है और कोई लोग मतलब कह सकते हैं ना कि 10 प्रश्न सही होते हैं ना 50 में, तो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। आप लोग मायूस मत होइए, हमारे चैनल में आए हैं, हिंदी में मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट को, ये जो आपके 150 प्रश्न हैं, हम इनको आपकी एग्जाम तक हो सकता है 5 बार रिवीजन करा देंगे और 5 बार रिवीजन अगर आप दिल से करते हैं 100% एक एक प्रश्न आपको रटा देंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ कह सकते हैं कि ये आपका कह सकते हैं ख़त्म हुआ। और जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए थे और कह सकते हैं जो बाद में जुड़े हैं उनसे कह रहेंगे कि आप दोबारा फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोग अच्छे से दशहरा भी मनाइए, आपके घर वालों को हमारा साधारण प्रणाम है, ठीक है। और हमारी तरफ से सभी घर वालों को हैप्पी दशहरा जरूर बोलिएगा, ठीक है। और कह सकते हैं अपना जो लक्ष्य है उसको आप जरूर टारगेट रखिए। हमने आपको बता दिया है त्यौहार आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन खुशियों का आनंद तभी होता है जब आपके पास सरकारी जॉब होती है, ठीक है ना। तो इस टारगेट को आप बनाए रखिएगा और ऐसे ही आप लोग साथ देते रहेंगे तो हम आपको सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। बस आज के साथ इतना ही। सभी को ठीक है, सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।